नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या कभी ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि इंसान कभी बीमार ही ना पड़े? ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, दवाइयाँ हैं या फिर मेडिकल रिसर्च लैबोरेटरीज़ हैं, इनकी कभी इंसानों को ज़रूरत ही ना पड़े। आप कहोगे कि ये कैसा बेतुका सा सवाल है? ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। जब तक इंसान रहेंगे तब तक उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा बिज़नेस है, फार्मा सेक्टर, फार्मा बिज़नेस, कि यहाँ पे हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन आपको साफ-साफ देखने को मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, बात तो सही है, क्योंकि जब तक इंसान जीवित रहेंगे उन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस वजह से ये जो फार्मा सेक्टर है हमेशा ग्रो करता रहेगा। फिर एक सवाल आता है कि तो हमें ऐसी कौन सी स्कीम या फिर कौन से फंड में निवेश करना चाहिए? ऐसे कौन से बेस्ट ऑफ बेस्ट फंड या स्कीम हो सकते हैं जो हमें पता चल जाए, जिसमें हम निवेश करके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो ये जो पूरा वीडियो है इसी पे फ़ोकस रहेगा। इस वीडियो में मैं टॉप 3 आपको बताने वाला हूँ फार्मा सेक्टर के फंड, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में 10 साल, 15 साल, 12 साल, 14 साल, 20 साल तक के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा खासा वेल्थ आपके पास क्रिएट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं, स्क्रीन को स्विच करते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको पहला दिख रहा होगा फंड का नाम, और ये जो फंड है जो मैंने सेलेक्ट किया है टॉप 3 फंड, ये वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट क्या, टॉप 3 या टॉप 5 में ये फंड रहते ही रहते हैं। जब भी आप फार्मा सेक्टर का कोई भी फंड लोगे तो ये जो 3 मैं आपको बताने वाला हूँ ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, बेस्ट क्लास के हैं। तो नंबर 1 है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। इसके फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, 5,295 करोड़ का। जब भी आप कोई फंड सेलेक्ट करो तो सबसे पहले देखो उस फंड का जो फंड साइज़ है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में ये सबसे फिट होता है, क्योंकि इसका है 5,295 करोड़ का, ठीक है? फंड साइज़ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सीएजीआर की बात करें तो 22.91% का इसका सीएजीआर है। म्यूचुअल फंड में अगर कोई फंड 18% से ऊपर या 18% तक रिटर्न बना के आपको दे रहा है तो वो बेस्ट फंड माना जाता है, और ये 22.91% बना के दे रहा है, मतलब ये बेस्ट से भी बेस्ट है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था, मतलब कि 2018 से इसने इतना एनुअल रिटर्न बना के दिया है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि हर 4 साल के बाद आपका जो फंड है वो डबल हो जाएगा। 4 साल के बाद ही क्यों? इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पैसा कितने साल में आपका डबल होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72, ये रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि जितना भी आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा हो, ठीक है, उससे आपको 72 में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जो आपको सीएजीआर दिख रहा है वो 22% के आसपास दिख रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अभी 2018 में ये फंड स्टार्ट हुआ था, 6-7 साल हुए हैं इस फंड को, 8 साल हुए हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल में यह फंड गिर के भी अगर 18% मिनिमम रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ से 18 चौके 72, यानी 4 ईयर में हर साल आपका पैसा डबल होता रहेगा। तो ऐसा फंड अगर आपको मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आप देखोगे 1.07% है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीएजीआर देखोगे 22% के आसपास है। ज़्यादा लालची होना भी गलत बात है। म्यूचुअल फंड में आप इतना मान लो, अगर 18% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा मिलेगा और अच्छी बात है, लेकिन अगर 18 तक आपको मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो बेस्ट है, ठीक है। मिनिमम अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 500 रुपये से अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं और लमसम मिनिमम आप 5,000 रुपये इसमें कर सकते हैं। यह फंड क्यों ख़ास है, क्यों टॉप 3, टॉप 5 में हमेशा बना रहता है, इसके पीछे इसके होल्डिंग्स हैं। इसमें टोटल 41 स्टॉक शामिल हैं। जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो सन फार्मा है काफ़ी फ़ेमस है, सभी लोगों को पता है। इसमें 13.23% इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़ है, इसमें 9.5% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा सिप्ला है, डिवीज़ लैब है और बिंदु फार्मा है, लुपिन हो गया, एल्केम हो गया। ये सारे आपको स्टॉक्स दिख रहे होंगे। ये जो यहाँ पे स्टॉक्स के नाम लिखे हैं, टोटल 41 स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे मैं मेन जो जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई
जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखेगा इन 5 से 10 स्टॉक में। यानी आप जो भी पैसा, ठीक है, इस फंड में डालोगे, मान लो अगर आप 1000 रुपये मंथली एसआईपी करते हो, तो 1000 रुपये से कम 500 रुपये पूरा आपका इन स्टॉक में जाएगा। बाकी जो 500 रुपये बचा होगा वो बाकी अदर जो स्टॉक होंगे वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें इस फंड को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसके अलावा अब सेकंड हम फंड देखते हैं कि कौन सा टॉप सेकंड फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो नंबर 2 पे आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 8,260 करोड़ का इसका फंड है और सीएजीआर इसका 18.26% का हर साल ये रिटर्न बना के दे रहा है। 2013 में ये फंड स्टार्ट हुआ था, मतलब कि इस फंड को अभी 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से ये लगातार 18-19% के आसपास रिटर्न ईजिली बना के दे रहा है। यहाँ पे भी अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 500 रुपये पर मंथ से इस एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम करना चाहेंगे तो 5000 रुपये से आप यहाँ लमसम भी कर सकते हैं। लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस रेशियो इसका पहले वाले से भी कम है, 0.89% है। और इसके होल्डिंग्स की बात करें तो 37 स्टॉक इसमें हैं, और यहाँ पे सारा परसेंटेज दिया है। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेनली अगर फार्मा सेक्टर का हम देखें तो ये जो आपको नाम दिख रहे होंगे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला हो गया, डीबी हो गया, अरबिंदो हो गया, लुपिन, एल्केम, ये सारे, ठीक है, टॉप पोजीशन में आपको दिखेंगे, क्योंकि यही इंडिया में, ठीक है, टॉप कंपनीज है जहाँ पे लोग ज़्यादा निवेश करते हैं। इनके स्टॉक भी देखेंगे तो वो ज़्यादा ग्रोथ में आपको दिखेंगे, ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी आपको देखने को मिलती है। तो ये सेकंड नंबर का आपका फंड था जहाँ पे आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड फंड कौन सा है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं फार्मा सेक्टर में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये रहा थर्ड वाला, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। ये भी टॉप 3 टॉप 5 में आता है। ये जो 3 फंड मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया, सबसे पहले इनका फंड साइज़ था, ठीक है, 5000 करोड़ से इनका ज़्यादा फंड साइज़ है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये 3671 करोड़ के आसपास दिख रहा है। ये टॉप 3 में इसलिए भी है क्योंकि जितने भी अदर फंड है, ठीक है, इससे कम एसेट अंडर मैनेजमेंट के हैं, तो इस वजह से मैंने इसको टॉप 3 में रखा हुआ है। और सीएजीआर इसने भी 18% पर एनएम के हिसाब से बना के दिया है। 2013 में ये फंड स्टार्ट हुआ था। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.90% इसका एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पे भी आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और लमसम 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें भी वही स्टॉक हैं। स्टॉक आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे तीनों में, क्योंकि इंडिया में यही टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है जहाँ पे जो फार्मा फंड है, फार्मा सेक्टर है, ज़्यादातर इंडल्ज होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेडिकल सेक्टर में आपको कोई फंड या स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 3 फंड आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो सेक्टोरल फंड होते हैं, अब ये जो मैं फ़ंड आपको बता रहा हूँ ये भी एक स्पेसिफिक सेक्टर का ही है, फार्मा सेक्टर का फ़ंड है। तो बहुत सारे लोग ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि जो सेक्टोरल फंड होता है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर वाला फंड, उसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में होता है, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। इस वजह से उस सेक्टर को डूबने का खतरा रहता है। लेकिन इस केस में 2 केस मैं आपको बता रहा हूँ, एक है टेक्नोलॉजी, दूसरा है फार्मा सेक्टर। टेक्नोलॉजी, जब तक इंसान रहेगा वो इनोवेशन करता रहेगा, रिसर्च करता रहेगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता रहेगा। इस वजह से ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैं, ऐसे फंड जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैं, वो कभी नहीं डूबेंगे। और सेम केस फार्मा सेक्टर के साथ भी है। ऐसे फंड या स्टॉक जो फार्मा मेडिकल में डील करते हैं वो कभी नहीं डूबेंगे, क्योंकि इंसान को हमेशा डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की, दवाइयों की, रिसर्च लैब की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इंसान हमेशा बीमार होता रहेगा और उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, और इस वजह से ये जो सेक्टर है वो हमेशा ग्रो करता रहेगा। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाह रहे हैं तो एक बार खुद से भी रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो बस आँख बंद करके
आपको निवेश कर देना है। एक बार खुद से भी आप रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तीनों फंड टॉप 3 टॉप 5 में रहते हैं, लेकिन आपको किसी एक में करना है, ठीक है? अगर आप निवेश करना चाहते हैं फार्मा सेक्टर में तो इन तीनों में से किसी एक में आप निवेश कर सकते हैं, किसी एक को चुन सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अगर चुनते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसा मैंने सीरियल ऑर्डर रखा है, ठीक है? अगर आपको फार्मा सेक्टर में निवेश करना है तो सबसे पहले आपकी चॉइस होनी चाहिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर वाला। इसके बाद आप अगर चाहें तो निप्पॉन इंडिया के बारे में भी सोच सकते हैं और थर्ड नंबर पे यहाँ पे एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? लेकिन अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाला इन तीनों में भी बेस्ट है। तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों आपको एक बार फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त और जाते-जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी मैंने बताया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस चैनल पे किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह या रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। केवल और केवल ये एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। अगर आपको निवेश करना है तो आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र होगा उससे एक बार डिस्कस कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए क्योंकि हर एक स्कीम में कुछ ना कुछ परसेंटेज का रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद आपको जो भी सही लगता है उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के और भी बेहतरीन फंड के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल स्कीम के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके एक लंबे समय में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, करोड़ों रुपए का कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।